क्या आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला है तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले आपके कंप्यूटर के 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जिसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए। आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 10 नंबर के कंप्यूटर आता है, जिसमें से आप यदि इन प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका अच्छा स्कोर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिनका भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने वाला हो, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपके पास नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि आज आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर में F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंप्यूटर में F5 शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। आपके फंक्शन कुंजी होती हैं। सबसे पहले आप जानेंगे, आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं। तो याद रखेंगे फंक्शन कुंजी होती हैं 12, F1 से लेकर F12 तक। फंक्शन कुंजी कितनी होती है, तो फंक्शन कुंजी 12 होती हैं F1 से लेकर F12 तक। पूछा गया है कि यदि आप F5 की प्रेस करते हैं तो आखिर उससे क्या होगा। तो F5 को प्रेस करने से आपका पेज होगा, जो आपका वेब पेज होता है वो आपका रिफ्रेश हो जाता है। जैसे कि आप गूगल क्रोम में हैं और आप उस पेज को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। या तो आप इस प्रकार के सर्कल पर जाएंगे, इस प्रकार के सर्कल पर जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, या आप सीधे F5 बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेज क्या होगा, वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो याद रखेंगे F5 की मदद से क्या होता है, तो पेज को रिफ्रेश करने के लिए सीधे सीधे याद रखेंगे रिफ्रेश करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रिफ्रेश करने के लिए F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहीं से आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेल्प खोलने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं। तो हेल्प को खोलने के लिए हम F1 की का प्रयोग करते हैं। F1 से क्या खोलता है, यदि आपसे पूछे F1 की दबाने से क्या होता है, तो हेल्प हेल्प का जो ऑप्शन होता है वो खोलता है। और उसके बाद फाइल को रीनेम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यदि आप किसी फाइल का फोल्डर का रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप F2 की का प्रयोग करेंगे। F1 से हेल्प होगा और F2 से रीनेम होगा। किसी भी आप फोल्डर फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से नाम बदल सकते हैं। F5 से रिफ्रेश होगा और रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो विंडो आर विंडो प्लस आर के माध्यम से आप रन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है जिससे कि ये सारे क्वेश्चन आपको भी याद हो सकें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है। सबसे पहले हम इनपुट के बारे में जानेंगे, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को आदेश निर्देश ऑर्डर निर्देश देते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, तो वो सभी हमारे इनपुट कहलाते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, BCR हो गया, OMR हो गया, और आपका BCR हो गया, MICR हो गया, ये सभी क्या होते हैं, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। तो पूछा गया था कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, OCR इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है। जबकि जो प्लॉटर है, प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस, जैसे प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया और आपका मॉनिटर हो गया, ये आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो याद रखेंगे जो प्लॉटर है ये एक आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट है, जबकि स्कैनर है वो है आपका एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जो आईपी होता है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। याद रखेंगे आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है IPv4, जो IPv4 एड्रेस होता है आखिर वो कितने बिट का होता है। जो आपका IPv4 एड्रेस होता है वह टोटल 32 बिट का होता है। तो पूछा गया था कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। और आप देखेंगे जो IPv4 होता है वो 32 बिट का होता है, जो आपकी IPv6 होता है वो आपका 128 बिट का होता है। ये आपको जरूर याद रखेंगे। फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यदि 4 लगाए तो वर्जन 4, और IPv6 का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। और जो आपका IP एड्रेस होता है, IPv4 एड्रेस होता है, वह आपका कितनी क्लास में बटा होता है, तो वह आपका टोटल 5 क्लास में बटा होता है। और जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेकर 255 तक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर
सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किसके लिए होता है। यदि आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी प्रयोग करते हैं तो आखिर उससे क्या होता है। यदि आप विंडो में या आप किसी फाइल या फोल्डर में कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करते हैं तो आप इसके माध्यम से एक नया फोल्डर बना सकते हैं। नया फोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करते हैं। जरूर आप ट्राई कीजिएगा। कंट्रोल शिफ्ट एन के माध्यम से आप नया फोल्डर बना सकते हैं। और इसी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग यदि आप गूगल क्रोम पे करते हैं तो आप वहाँ पे इनकॉग्निटो मोड खोल सकते हैं, जो आपका हार्ड ब्राउजर होता है। मतलब कहने का आप उसमें कुछ भी सर्च करेंगे तो उसकी हिस्ट्री नहीं बनेगी। और यही शॉर्टकट कुंजी यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एन, तो वहाँ पर मैनेज टेम्पलेट क्यों होता है। तो याद रखेंगे फोल्डर बनाना। फोल्डर कहाँ बना सकते हैं आप, फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाएगा, डेस्कटॉप पे आपका फोल्डर बन जाएगा। यदि आप इसको क्रोम में यूज करेंगे तो क्रोम में इनकॉग्निटो मोड खोलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट पर किसी फाइल को डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यदि आप इंटरनेट के माध्यम से किसी फाइल को डाउनलोड करते हैं तो आखिर वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी डाउनलोडिंग। याद रखेंगे इंटरनेट पर किसी फाइल को डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी डाउनलोडिंग। यदि हम इंटरनेट पर किसी फाइल को डाउनलोड करने की प्रक्रिया वो आपकी डाउनलोड हो जाएंगी। यदि हम इंटरनेट पर अपने डेस्कटॉप या मोबाइल से कोई फाइल अपलोड करते हैं इंटरनेट पर डालते हैं तो वो क्या कहलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, अपलोडिंग कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डीएनएस का प्रयोग किसके लिए होता है। जो डीएनएस होता है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। और इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो डीएनएस का प्रयोग होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। मीन्स कहने का मतलब है डोमेन को आईपी में जोड़ना, या डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलेंगे जब भी तो आप उसको जोड़ पाएंगे। तो डीएनएस का फुल फॉर्म याद रखेंगे डोमेन नेम सिस्टम। और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है आपका डीएनएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स है, तो विंडो एक क्लोज सोर्स है, एंड्रॉयड क्लोज सोर्स है, मैक ओएस क्लोज सोर्स है। जबकि जो आपका लाइनक्स होता है, लाइनक्स ओएस होता है, जो ओएस का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यह आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। याद रखेंगे लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यह आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है। आखिर जो सीपीयू का कौन सा भाग होता है जो गणना करता है, तो क्या वो सीयू होता है, आप कहेंगे नहीं। एमयू होता है, नहीं। बीयू होता है, नहीं। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखेंगे सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है, तो वो करता है आपका एएलयू की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। और एमयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फिशिंग किससे संबंधित। जो फिशिंग है आखिर ये किससे संबंधित है, तो जो आपका फिशिंग होता है वह आपका फेक ईमेल और पासवर्ड चोरी से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिशिंग किससे संबंधित है, जो फिशिंग होता है वह हमारा ईमेल फ्रॉड और पासवर्ड चोरी से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ओसीआर क्या करता है। जो ओसीआर होता है, ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। याद रखेंगे ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो जो आपका ओसीआर होता है, ओसीआर की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। और यह एक इनपुट डिवाइस है। याद रखेंगे ओसीआर क्या है, तो ओसीआर आपका एक इनपुट डिवाइस है। इसका कार्य क्या है, ये क्या करता है, तो ये आपको इसका कार्य होता है टेक्स्ट रिकग्निशन। जैसे कि आप कहेंगे कोई इमेज है, जैसे आप गूगल पे कोई फोटो डालेंगे तो पूरा टेक्स्ट आप क्या आता है कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं, तो वो होता है ओसीआर। जो आपका इमेज है, इमेज को किस में वो आपका कॉपी करने लायक टेक्स्ट में बदल देता है, तो वो आपका ओसीआर होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गूगल क्रोम किसका उदाहरण है। गूगल क्रोम है आखिर ये किसका उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो आप कहेंगे नहीं वेब ब्राउजर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, जो गूगल क्रोम है वो हमारा वेब ब्राउजर है। और आप यहाँ पे आंसर देख ही सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। आखिर पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है, आखिर वो क्या होता है, तो जो पीडीएफ होता है, पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सेल में इक्वल का प्रयोग किसके लिए होता है। जो
MS एक्सेल होता है उसमें यदि आप इक्वल का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो जो इक्वल होता है उसका प्रयोग होता है फार्मूला को शुरू करने के लिए। यदि आप MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं, जैसे जोड़ने वाला, घटाने वाला, गुणा, भाग, गुणा, कोई भी फार्मूला लगाते हैं, तो सबसे पहले आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा, तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसके बाद ही आप कोई फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आप लगाएंगे सबसे पहले बराबर और उसके बाद सम का फॉर्मूला किसके लिए होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है योग निकालने के लिए। तो एक्सेल में इक्वल चिन्ह का प्रयोग किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे फॉर्मूला को शुरू करने के लिए। फाइल को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, तो फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप याद रखेंगे जो Ctrl+P शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है प्रिंट करने के लिए। और यहीं पर आपको पूछता कंट्रोल के साथ यदि बैन वाला भी है तो उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो Ctrl+ जो बैन वाला भी होता है उसका प्रयोग होता है पेस्ट करने के लिए। जो भी टेक्स्ट या कोई फोल्डर या फाइल आपने कॉपी या कट की है उसको एक जगह से दूसरी जगह रखने के लिए, पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल के साथ बैन वाला बी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मॉडेम, आखिर मॉडेम का कार्य क्या होता है, तो जो मॉडेम होता है इसका कार्य होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये मॉडेम का कार्य होता है। याद रखेंगे जो मॉडेम होता है, मॉडेम का कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का कार्य मॉडेम का होता है। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में HTML किसके लिए प्रयोग होता है। जो HTML है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो HTML होता है इसका प्रयोग होता है वेबसाइट बनाने के लिए। वेबसाइट बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो उससे पहले हमें वेब पेज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वेब पेजों से मिलकर ही हमारी वेबसाइट का निर्माण होता है। तो यदि हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए वेब पेज बनाने पड़ेंगे। और वेब पेज कहाँ बनेंगे, तो वो हमारे HTML की मदद से बनते हैं। तो HTML का प्रयोग किसके लिए होता है, तो वेब पेज को बनाने के लिए होता है। इसके लिए हम नोटपैड का यूज कर सकते हैं, इसमें हम वेब पेज बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखेंगे HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है .exe किस प्रकार की फाइल है। जो .exe है आखिर एक किस प्रकार की फाइल है, एग्जीक्यूटिव फाइल, एक्सटेंसिबल फाइल, एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल। तो पूछा गया है जो .exe है आखिर एक किस प्रकार की फाइल है, तो यह हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। पूछा गया है अगले क्वेश्चन में वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। जो वाईफाई होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। याद रखेंगे वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन URL किसका पता होता है। जो URL होता है आखिर वो किसका पता होता है, सॉफ्टवेयर का पता होता है तो नहीं, वेब पेज का पता होता है। जो URL होता है वो किसका पता होता है, तो वो आपके वेब पेज का पता होता है। जैसे आप इस वीडियो को किसी को शेयर करेंगे, जैसे आप इस वीडियो को शेयर करके देखिए, किसी भी दोस्त को शेयर करेंगे तो उसमें एक लिंक बन जाएगी जो HTTPS/ नाम से बनेगी, वो URL होता है। प्रत्येक वेब पेज का, प्रत्येक वेब जो वीडियो होते हैं सभी का एक यूनिक URL होता है। जैसे कोई भी बंदा जिसको आपने वीडियो भेजा है वो क्लिक करेगा तो सीधे यही वीडियो खोलेगा, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का जो URL होता है वो आपका यूनिक होता है। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देंगे। पूछा गया है कौन सा मेमोरी स्थायी होता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी मेमोरी होती है। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 3 मेमोरी होंगी जो अस्थायी होंगी और सिर्फ एक होगी वो स्थायी होगी। तो जो रोम होती है वो हमारी स्थायी होती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। याद रखेंगे रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। जबकि जो आपका रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैच और रजिस्टर, ये आपकी अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन इज नॉट ए सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है,
बिंग्स एक सर्च इंजन है, लेकिन इंस्टाग्राम क्या है, तो इंस्टाग्राम है आपका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, लंबे समय तक बैठकर कंप्यूटर चलाने से क्या समस्या होती है। यदि कंप्यूटर को आप लंबे समय तक जैसे 3 से 4 घंटा लगातार चलाते हैं तो आखिर उससे क्या समस्याएं हो सकती हैं। क्या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा? नहीं। हार्ट बढ़ेगी? नहीं। मेमोरी लॉस होगी? नहीं। जो आपकी आई है, आंखें हैं, इन पर आपका स्टेन होता है, मतलब हल्का धुंधलापन सा, मतलब आपको आंखों में लगने लगेगा। एक आध दिन में कुछ नहीं हो, जब आप महीने 2 महीने लगातार 3-4 घंटे कंप्यूटर चलाएंगे और बिना चश्मे के चलाएंगे तो आंखों के नीचे हल्का कालापन सा आ जाता है, वो इसी प्रकार से हो जाता है। इसलिए जब भी कंप्यूटर चलाएं तो आधा 1 घंटा चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप 3 से 4 घंटे कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको वहाँ पर सन ग्लास का यूज जरूर करना चाहिए। जो आपके चश्मे होते हैं उनका यूज जरूर करना चाहिए। पूछा गया है, ब्लूटूथ की रेंज लगभग कितनी होती है। ब्लूटूथ होता है, आखिर उसकी रेंज लगभग कितनी होती है। जब अपने मोबाइल को जो आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे आपका ईयरफोन हो गया उसमें आप ब्लूटूथ कनेक्ट किया, तो आखिर उसकी रेंज कितनी होती है, तो 1 से लेकर 5 मीटर तक नहीं, वो होती है आपकी 10 मीटर तक। आप इसमें 10 मीटर तक आपकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, लेकिन जैसे आप 10 मीटर मतलब होता है 30 फुट, 30 से 32 फुट, यदि आप इससे ज़्यादा दूर जाएंगे तो आपकी वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लूटूथ होती है उसकी रेंज मैक्सिमम आपकी 10 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पीपीटी फाइल किस में खुलती है। जो पीपीटी फाइल होती हैं वह किस में खुलती हैं, तो वह आपके पावर पॉइंट में खुलती हैं। याद रखेंगे, पीपीटी फाइल किस में खुलती हैं, तो पीपीटी फाइल एमएस पावर पॉइंट में खुलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो BIOS होता है, आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो जो कंप्यूटर का दिमाग है वो कहा जाता है आपका CPU को। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ही कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। जो फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में जाना जाता है वो जानता है बिंड सर्फ को। याद रखेंगे, जहाँ पर डी अर्पा लिखा हुआ है, अर्पानेट इंटरनेट का जो पूर्ववर्ती माना जाता है वो अर्पानेट माना जाता है। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और जो इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो बिंड सर्फ के द्वारा 1969 ईस्वी में इंटरनेट का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज है। तो जो आपका क्लाउड स्टोरेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वन ड्राइव क्या है, यह आपका एक क्लाउड स्टोरेज है। और यह क्वेश्चन आपका लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें पूछा गया है, कैप्चा का प्रयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन ए, वायरस पहचानने के लिए, ह्यूमन वेरिफिकेशन, डाउनलोड स्पीड बढ़ाना, या सर्वर को रीसेट करना। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और टोटल आपने 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं जरूर कमेंट करके बताना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।